रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लेना, सबको कह दो ब्रेड तो खा सकता है। अरे ब्रेड नहीं खा सकता, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, समोसा खा ले। 2 बजे रात को उठा है दूसरा, इसका दिमाग नहीं काम किया, कह रहा है टैक्स की कमी आ गई, पैसे की हमारे देश में, हम टैक्स बढ़ाना चाहते थे, सभा बुला दिया। चाहे 10,000 महिला राजा को घेर ली थी, रानी को मारी थी, उसे चुड़ैलों का धावा कहा गया। सभी को जय हिंद, जय भारत। इस क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद या फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत कुछ चीजें छोड़ेंगे, बहुत कुछ चीजें पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें पढ़ेंगे और जो फालतू उन्हें सब छोड़ते चलेंगे। तो पहले पार्ट के नाम पर आ जाइए, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप महाद्वीप की बात हो रही है 17वीं 18वीं शताब्दी के बारे में, कि राष्ट्रवाद कैसे फैला, लोगों में राष्ट्रवाद की विचारधारा कैसे आई। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्र का मतलब होता है देश, वाद का मतलब होता है विचारधारा। जब किसी देश की विचारधारा फैलने लगे या लोगों की विचारधारा एक तरफ फैलने लगे एक राष्ट्र के प्रति, तो उस समय राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित होती है, तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। आपको जो है फ्रेडरिक सारियो की काल्पनिक चित्र दिखाया गया है, लेकिन हम उस चित्र को लास्ट में पढ़ेंगे ताकि समझ में आए सीक्वेंस के हिसाब से। देखिए, लुई 16वां जो था फ्रांस का 1774 में राजा बना। लुई 16वां फ्रांस का 1774 में राजा बना, और राजा बनते ही ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ऑस्ट्रिया देश की राजकुमारी थी, उसकी राजकुमारी से शादी कर लिया, मैरी एंटोइनस से। मैरी एंटोइनस से इसने शादी कर लिया। तो क्वेश्चन यह पूछेगा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की रानी का नाम क्या था? तो रानी का नाम मैरी एंटोइनस। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा जो था लुई 16वां था। फ्रांस का राजा लुई 16वां बहुत ही खचरा शासक था, बहुत ही हरामी और निरंकुश। इस पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता था। अंकुश का मतलब होता है रोक लगाना, निरंकुश का मतलब होता है जिस पर रोक नहीं लगाया जा सके। जैसे कोई सांड है, बैल है, जो बंधा हुआ है उसको रोक लगा के आप बांधे हैं, जो छुट्टा हुआ है छुट्टा है, किधर भी आ जा सकता है, उस पर आप कोई अंकुश नहीं लगा सकते, रोकेंगे तो आपको ही मारेगा। तो ऐसे ये राजा था, राजा जो था निरंकुश था। फ्रांस का राजा लुई 16वां बहुत ही निरंकुश शासक था। महारानी से राजकुमारी एंटोइनस से इसने शादी कर लिया। और इसका कार्य देखते हैं, जीवन परिचय भी सब आ जाएगा इसी में, कार्य भी। कार्य में इसमें क्या किया? इसने कार्य में समाज को, जो फ्रांस का समाज था, उस समाज को 3 भागों में बांट दिया, पादरी, कुलीन, निम्न। पादरी और कुलीन, निम्न। पादरी, कुलीन, निम्न। पादरी, कुलीन, निम्न। पहले को कहा गया पादरी, दूसरे को कहा गया कुलीन, तीसरे को निम्न। अब पादरी वर्ग जो होता था वो केवल राजा महाराजा के लिए होता था, जिससे राजा हो गए, सामंत हो गए, चर्च के फादर हो गए, इन सब के लिए पादरी होता था, पहला वर्ग। दूसरा वर्ग जैसे मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरकारी नौकर, डीएम, एसपी, कलेक्टर, जो यहाँ का नियम था उसके हिसाब से है। और तीसरा निम्न, आम जनता, बहुत जो गरीब जनता थी उसके लिए निम्न वर्ग बना दिया। कहा कि एक अलग वर्ग जिसमें केवल गरीब जनता रहेगी। क्या रहेगी? गरीब जनता। अब जो टैक्स लेता था, ये कर वसूली, जो कर वसूल करता था वो पादरी वर्ग से, कुलीन वर्ग से, पहले वर्ग से और दूसरे वर्ग से यह टैक्स नहीं लेता था, लेकिन तीसरे वर्ग से हुमच के टैक्स लेता था, एकदम चढ़ाई बढ़ाई के। जितना ज्यादा टैक्स है वसूल कर सके उतना ज्यादा। और अगला कार्य इसने क्या किया? युद्ध करना शुरू, फालतू का युद्ध लड़ते रहता था किसी भी देश से। जैसे छुट्टा सांड है, कहीं भी किसी का भी खेत चढ़ ले, मारपीट कर ले, वैसे किसी से भी युद्ध लड़ते रहता था। जब युद्ध लड़ेगा, आम बात है, पैसा तो खर्चा जाएगा ही। युद्ध में सेना लगेगी, सेना लाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? जनता से वसूलता था। अगली बात, फिजूल का खर्च। जब देखो तब उल्टा सीधा खर्चा है, कुछ न कुछ इसका घाटे बढ़ा रहता था। इसका असल में बाबर नामा नहीं पड़ा था, बाबर का आत्मचरित्र नहीं पड़ा था, नहीं तो उसको पता चलता
कि एक महान राजा बनने के लिए क्या करना चाहिए। फिजूल में खर्च कर रहा था। अगला जो है फालतू खर्चा हो गया। अगला जो है नाच गाना। नाच गाना का बहुत शौकीन था। नाच गाना, दारू मदिरा, पहले ही बता दिया गया है गीता उपदेश में, नरक के 3 द्वार हैं। पहला है अधिक धन, दूसरा है महिला, तीसरा है मदिरा। अधिक धन, महिला और दारू यानी मदिरा, इन सब का होना नरक की तरफ लेके जाता है। कृष्ण भगवान ने उपदेश में कह दिया है, गीता उपदेश में बताया है। ये काम भी करते रहता था। धनानंद वाला पकड़ लिया था रास्ता, भारत का राजा जो था धनानंद। टैक्स, इसने क्या काम किया कि जनता के ऊपर टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जा रहा था। उसी समय क्या हुआ, फ्रांस की महारानी जो थी मैरी एंटोइनेट, एक दिन शहर में घूमने के लिए जाने के लिए रेडी हो गई। कही कि हमको शहर में जाना है। और शहर में जो था फ्रांस के, पूरा कालीन बिछवा दिया गया। कालीन, चटाई जो था, शादी विवाह में जो बिछता है चटाई, वो सब चटाई बिछा दिया। अब चटाई बिछा दिया, लोगों ने, जनता ने कहा कि काहे लिए भैया चटाई बिछा है। सैनिकों ने कहा कि महारानी आ रही फ्रांस की। तो जो जनता थी गरीब, उन्होंने कहा ठीक है महारानी आएगी, कुछ मदद मिलेगा हमें भी, हम महारानी से कुछ मदद मांगेंगे। महारानी आई बॉडीगार्ड के साथ में। 52 गज का तो लहंगा पहन के आई। लुंगी था कि लहंगा था उसका कुछ समझा ही नहीं आता। 52 गज यानी कि 50 या 150 फुट लंबा लहंगा पहन के बटोरते हुए पूरा कचड़ा लेके आई शहर का। अब गरीब जनता चिल्ला के खाने के लिए मांग रही, रोटी रानी रोटी दे दो, कुछ दे दो खाने के लिए। दूर दुरा के सबको भगा दी, कह दो और दूर 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 दुरा दी, सबको हटा दी। अब भगा दी, भगाने की बात कह रही है, दूर से बात करो। एक तो मेकअप भी नहीं किया, दलिद्दर जगह तुम सब दिख रहा है। राजा भी पागल, रानिया भी पागल, ही खचरा था, ये पागल थी। कहा ये सब मांग क्या रहा है, बॉडीगार्ड से पूछी। कहा मैडम ये सब रोटी मांग रहे, रोटी। वो सब रोटी मांग रहे थे। रोटी, रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लेना, ये सबको कह दो, ब्रेड तो खा सकता है। अरे ब्रेड नहीं खा सकता, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, समोसा खा ले, इडली डोसा खा ले, जो मन में करे सो खा ले। रोटी नहीं तो एक दिन रोटी मत खाए। हमारा तो जो मन करता है हम खा लेते हैं, हम किसी से कहते हैं। और मेकअप भी नहीं किया ये सब, इसको बोलो मेकअप करने के लिए। हमारा देखो जब मन करता है तब मेकअप कर लेते हैं। कोई पैसा लगता है, पैसा नहीं लगता है। इतना कह के चली गई महल में। जनता गुस्सा गई, वहां की जनता जो थी वो गुस्सा गई कि कहे कि अब रानी को भी अच्छा सबक सिखाएंगे, इसका भी पीटेंगे। और उसी समय लुई 16वां टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। 2 बजे रात को उठा ससुरा, इसका दिमाग ही नहीं काम किया। कह रहा है टैक्स की कमी आ गई है पैसे की हमारे देश में, हम टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। सभा बुला दिया। अभी देखो जो 3 वर्ग था, हर 3 वर्गों में, इसमें 300 मेंबर होते थे पादरी वर्ग में, इसमें भी 300 मेंबर, इसमें भी 600 मेंबर, इसमें 600, 300 प्लस 600 मेंबर इसमें थे। कहा कि हमको टैक्स बढ़ाना है। क्या करना है, टैक्स। अब टैक्स बढ़ाने के लिए सभा बुलाई। इसने अपनी सभा को कहा असेंबली हॉल। जैसे हमारे यहाँ संसद भवन है, वैसे उसके यहाँ असेंबली हॉल हुआ करता था। संसद का मतलब ये समझिए जो लोकसभा में जाते हैं। जैसे यहाँ पर मछली शहर से इस समय प्रिया सरोज हैं, वैसे उसके यहाँ ये सब होते थे। अब 300 में 300 जो होते थे, 600 होते थे, ये मतदान नहीं करते थे। इसमें से एक आदमी होता था स्टेट जनरल। हर एक मेंबर का, हर एक वर्ग का एक मालिक होता था, जिसे स्टेट जनरल कहा गया। अब स्टेट जनरल मतदान करता था। राजा ने कहा कि हम टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग मतदान कीजिए। देखिए क्या करते हैं। तो मतदान करना शुरू हो गया। और उस मतदान में यह जो थे, इनको तो फायदा था, इनको टैक्स देना नहीं था, इनको भी टैक्स नहीं देना था। पहला दूसरा वर्ग टैक्स नहीं देता था, जो निम्न वर्ग था उसी को टैक्स देना था। इसका बेचारे का एक ही वोट आया। इस सब ने कहा कि नियम बना दिया, टैक्स लागू किया जाएगा। अगला
और इसी के विरोध में यहां से निकल के इसका संसद ऐसे होता था, यहाँ पे बीच में राजा बैठता था, पहले वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, ऐसे होता था। पहला वर्ग पास कर दिया, दूसरा वर्ग पास कर दिया, तीसरा वर्ग नहीं पास कर पाया। ये कहा कि टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। देख रहे हो बहुत गरीब है जनता, सुन ही नहीं रहा था। ये सब एक तो निरंकुश था, पहले ही बता दिए हैं। खच्चर था, बहुत हरामी था, खचरा पागल था, टैक्स बढ़ा दिया। इसी के विरोध में ये सदन जो था इसे लेफ्टिन भी कहा जाता था, लेफ्टिस्ट या लेफ्टिन। अब ये जो थे यहीं बगल में एक जगह था टेनिस कोर्ट। टेनिस का मतलब होता है टेनिस बॉल खेलने वाला, और कोर्ट का एक जगह था, उस जगह पे टेनिस खेला जाता था। वहां पर यहां से जनता उठकर चली आई, इकट्ठा हो गई आंदोलन करने के लिए कि हमको जो है ये टैक्स हटवाना है, सरकार के खिलाफ टैक्स हटाना है, एक संविधान लागू होना चाहिए, राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रहे। ताकि अभी ये लोग बैनर साट के मुर्दाबाद मुर्दाबाद चिल्लाने लगे टेनिस कोर्ट ओथ में कि लुई 16वां मुर्दाबाद, लुई 16वां मुर्दाबाद, अपना कानून वापस लो, अपना कानून वापस लो। अभी क्या काम किया लुई 16वां जो था खचरा, सेना बाहर से मंगाया, बाहर से सेना मंगा के टेनिस कोर्ट से उठवा के वास्तिल के किले में इन सबको कैद करवा दिया। किसको? जो आंदोलन कर रहे थे, इन सबको वास्तिल किले में कैद करवा दिया। अब कैद करवाने के बाद जो हुआ 1789 में 14 जुलाई 1789 का समय आ गया था। 74 में राजा बना, 89 में समय आ गया। 10,000 महिलाएं और पुरुष मिलकर वास्तिल का जो किला था इसके दीवारें चारों तरफ से ढहा दी, तोड़ दी। अब तोड़ने के बाद जो थी महिलाएं राजा को घेर ली, इसके बाद रानी को भी घेर ली। इसी को कहा गया फ्रांसीसी क्रांति। और जो महिलाएं 10,000 महिलाएं राजा को घेर ली थी, रानी को मारी थी, उसे चुड़ैलों का धावा कहा गया। यहां से तोड़ने के बाद महिलाएं पहुंची रानी के पास। कहीं रनिए कहा है, रनिए 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 कहा है, पगली इसके पास पहुंचे, पगली के पास कि भागो रे बाबा, भागो भागो, ये सब चुड़ैलों ने तो धावा कर दिया है, आक्रमण बोल दिया है, अटैक। अब उसको पकड़ के बड़ी मार मारी रानी को। राजा को जनता ने क्या किया, उठा के मार से बाहर फेंक दिया। जो मिला जैसे पास, चप्पल, जूता, लोटा, बल्टी, टाटी, बेलना, फरसा, कुदार, जो पास जैसे पास सही मारा, बड़ी मार मारा। मारने के बाद बंदी बना लिया 1789 में। 14 जुलाई 1789 को यह क्रांति हो गई। अब क्रांति में परिवर्तन क्या हुआ, राजा को बंदी बना लिया, लुई 16वें का अंत हो गया। मरा नहीं था, उसको बंदी बना के उसे किले में रख दिया गया। अब उस समय फ्रांस की ये पूछेगा कि फ्रांस की राजधानी क्या थी। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांस की राजधानी क्या थी? तो उस समय गलती मत करना बाबू लोग, फ्रांस की राजधानी पेरिस थी, वर्साय नहीं था, न तो वास्तिल, ये भी नहीं था, पेरिस, पेरिस शहर। राजा को बंदी बना के रख दिया। अब इस समय शासन आया असेंबली हॉल का, ये तीनों का शासन आया। और लुई 16वां का भाई जो था छोटा, वो कार्यवाहक बन गया राजा। उसमें दिया नहीं गया है, लेकिन कार्यवाहक शासक बना हुआ। शासन देख रहा था। ठीक इसी समय 1789 की क्रांति में एक अच्छे राजा, नए राजा का उदय हो जाता है। वह राजा नहीं बन पाता, उस समय उदय होता है। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। किसका उदय? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो जाता है, दिखाई देने लगता है।
उस युद्ध में, उस क्रांति में 1789 की क्रांति में नेपोलियन लोगों को दिखाई दिया। लोगों को लगा कि ये अच्छा राजा बनेगा, हो सकता है भविष्य में, हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। 1793 ईस्वी में लुई 16वां और रानी मैरी एंटोइनेट दोनों को फांसी दे दिया गया, फांसी की सजा। और शासन चल रहा था असेंबली हॉल का, उसके भाई का। अब इस समय जो था 1789 से लेकर 1804 तक के शासन को तानाशाही शासन कहा गया। क्या कहा गया? तानाशाही शासन। अब नेपोलियन जो था, इसका उदय क्या हुआ? 1789 में। इसका जन्म जो था 15 अगस्त 1769 ईस्वी में फ्रांस में नेपोलियन का जन्म हो गया था। नेपोलियन फ्रांस की आर्मी में कमांडर था, सेना कमांडो था। एनएसजी कमांडो मालूम है ना? कमांडो था ही। नेपोलियन जो था फ्रांस की आर्मी में कमांडो था। बड़ी अच्छे से मार रहा था, ले रहा था, जिधर देखो उधर मारपीट कर रहा था। अब नेपोलियन 1789 क्रांति में इसका उदय हो गया, दिखाई देने लगा। जनता ने कहा कि ये सबसे अच्छा राजा बनने के लायक यही है, सपोर्ट करो इसका। नेपोलियन का काम किया, 1796 से युद्ध करना शुरू कर दिया। 1796 से युद्ध करना शुरू, इसने युद्ध करना शुरू कर दिया 1796 ईस्वी से 1804 तक। लगभग 1804 ईस्वी में 1804 ईस्वी तक इसने यूरोप के 70%, लगभग 70% हिस्से पर नेपोलियन ने कब्जा कर लिया। और 300 शहर, जो 70% थे, ये 300 शहर थे, राज्य, स्मार्ट सिटी, 300 स्मार्ट सिटी या शहरों पर नेपोलियन ने क्या किया? कब्जा कर लिया। मारा हुमच के बड़ी मारी सबको, क्योंकि वो कमांडो था पहले से, उसको पता था युद्ध लड़ना, कैसे लड़ना है, कैसे मारना है, सब कुछ, सबको मार के रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद कहा कि 1804 में देखिए हम राजा बनने वाले हैं। 1804 में एकीकरण किए हैं, 300 को एक किए हैं और इसको 39 भाग में बांट दिया, 39 स्टेट बना दिया, STATE स्टेट, 39 स्टेट में इसको डिवाइड कर दिया नेपोलियन ने। और जो था 1804 में इसने अपना राज्य अभिषेक करा लिया, राज्यरोहण यानी राज्यभिषेक, राज्यभिषेक कराया। कहा कि हम जो है राजा बनने वाले हैं, अब हम फ्रांस के वास्तविक राजा हैं। क्या है? राजा। कहा कि हम फ्रांस के राजा हैं, आप कुछ करें। कहा कि 1804 में हम राजा बने हैं, एक कोड लेकर आते हैं, कानून, नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड में कुछ बातें इन्होंने कहा। पहले तो ये ध्यान दीजिए, यह राजतंत्रिक राजा नहीं था, राजतंत्र का नहीं, राजा का बेटा राजा बनने वाला नहीं था, ये लोकतंत्र के अनुसार आया था। ये लोकतांत्रिक राजा था नेपोलियन, लेकिन संवैधानिक राजा नहीं था। तो इसने इसके लिए नेपोलियन कोड लागू किया। नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता, दोनों को एक ही चीज कहा जाता है, एक ही चीज को अलग अलग कह देते हैं, है नेपोलियन कोड है। कहा कि शिक्षा, शिक्षा, कहा कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सब लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता, उसने क्या कहा था? लुई 16वां ने कहा था कि आप धार्मिक स्वतंत्र नहीं हैं, न पूजा पाठ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसने कहा कि सब कुछ कर सकते हैं। राजतंत्र, कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अगर मान लो राजा का बेटा राजा बन रहा है तो ठीक है, दोनों घर पर निकल गया तो लोगों की जिंदगी रद्द कर देते हैं, नरक कर देते हैं। जैसे लुई 16वां था निरंकुश, और बराबर नाप तौल लेके आ गया। जैसे नाप तौल में क्या होता था, कुछ चीजें हैं कर रहे हैं, ऐसे चीनी खरीदना है, आलू खरीदना है, 1 किलो चीनी लेना है
और आप जा रहे हैं मछली शहर। मछली शहर में वही 1 किलो चीनी आपको 800 ग्राम देगा, और वही चीज समाजगंज बाजार में ले रहे हैं तो 900 ग्राम देगा। इसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक बराबर होना चाहिए। तो बराबर नाप तोल लेके आ गया। समान्यता का अधिकार, कहा कि पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, निम्न वर्ग, 3 वर्ग थे, सबको सामान्यता का अधिकार दे दिया, सब लोग सामान्य रहे, एक बराबर हैं हमारे लिए। और कहा ज्वाल ग्रामीण शुल्क संघ, उस समय क्या होता था, 1834 से कोड हुआ करता था जर्मनी यानी प्रसा का। उसने कहा था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप जा रहे हैं तो उस समय तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तुमको टैक्स नहीं दोगे तो बाबू इस राज्य से उस राज्य में नहीं जा सकते। तो टैक्स का क्या नियम बनाया था, 30 रुपया। तो नेपोलियन ने क्या किया, 2 रुपया कर दिया। बहुत से अच्छे सुधार कर दिए, बहुत तेज जनसंख्या विकास करने लगी, बहुत अच्छा काम कर दिया नेपोलियन। नेपोलियन इतना अच्छा काम कर दिया और 70% यूरोप के हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब इसने इतना काम तो किया ही, इसके बाद इसका लालच बढ़ने लगा कि और ज्यादा थोड़ा सा विस्तार किया जाए। अब इतना सुधार कर दिया था, विस्तार कर रहा था, इसी बीच एक विचारधारा आई, उदारवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा का कहना था कि पुराने समय को छोड़ो, नया समय अपनाओ, नई नई टेक्नोलॉजी लाओ, विज्ञान की तरफ बढ़ो, पुराना काम करना बंद कर दें। अब क्या किया, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी उस समय, ये सब काम कर रहा था नेपोलियन, और उदारवाद आ गया। इसके बाद वियना संधि, वियना संधि, वियना संधि हो जाती इसी बीच। अब नेपोलियन इतना अच्छा शासन कर रहा था तो उस बीच जो था वियना संधि एक हुई, 4 देशों ने एक संगठन बनाया जिसमें था ऑस्ट्रिया, प्रसा जो जर्मनी है आज के समय में, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन, रूस, ये 4 देशों ने एक संगठन बनाया। कहा कि देखो भैया ऐसा है, नेपोलियन जो काम कर रहा है सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है, ये अच्छी बात है लोगों के लिए, सबके लिए, लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, इसको हमें रोकना चाहिए मिलजुल कर, एकत्रित होकर। तब सब लोगों ने एकत्रित होकर रोकने का प्रयत्न करने के लिए एक संगठन बनाया जिसे वियना संधि कहा गया। और इस संधि में यह भी बातें हुई, कहा कि फ्रांस ने फिर से नेपोलियन को हटा के बुर्बो वंश, लुईस 16वां जो था बुर्बो वंश का शासक था, कहा कि फिर से बुर्बो वंश आना चाहिए, रूढ़िवादी, वही फिर से पुरानी परंपरा। कहा कि देखो हमारा बेटा, तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है राजा बनने के लिए, आगे राजा बनेगा, नेपोलियन अगर कब्जा कर लिया तो तुम्हारा लोटा टाटी बर्तन सब चला जाएगा और तुम्हारा बेटा, हमारा बेटा राजा नहीं बन पाएगा, इसलिए हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा। और इसी बीच यह संधि हो रही थी 1815 में, और इसी बीच जो था नेपोलियन बेल्जियम के साथ जो 30% बचे थे, 70% तो कब्जा कर लिया, 30% जो बचे थे बेल्जियम पर कब्जा करने वाला था, उसी के साथ युद्ध छेड़ दिया। अब युद्ध जब छेड़ दिया नेपोलियन तो उस समय चारों देश मिलकर नेपोलियन को हरा दिए। 1815 में नेपोलियन हार गया। नेपोलियन के हारने के बाद चार्ल्स दशक को राजा बनाया गया। कौन राजा बना? चार्ल्स दशक, बुर्बो वंश का राजा बना चार्ल्स दशक। अब चार्ल्स दशक जब राजा बना तो उसका कार्यकाल कल अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।